नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार, केंद्र शासित प्रदेश में एक नई सरकार तो चल रही है, लेकिन लगातार कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बोल सामने निकल कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो हालात हैं, जिस प्रकार हिंदुओं के साथ ज्यादती और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्शा रही है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर हिंदुओं की क्या हालत है। और उसी संदर्भ में महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती के भी बड़बोले बयान सामने आए हैं। खासकर हिंदुइज्म को लेकर उन्होंने कहा कि एक बीमारी है, इट शुड बी वीड आउट। वहीं जम्मू में जो इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की बात की गई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मंत्री जावेद राणा की तरफ से कहीं ना कहीं उदारवाद दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये सब किस ओर संकेत कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हालात खासकर नई सरकार बनने के बाद किस ओर जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे जो बड़ी दो चीजें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है? एक तो खासकर बांग्लादेश में जिस प्रकार हालात इस वक्त उत्पन्न है और उत्पीड़न लगातार हिंदुओं का हो रहा है, और उस दिशा में इल्तिजा मुफ्ती का बयान सामने आया है कि हिंदुइज्म एक बीमारी है, इट शुड बी वीड आउट। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहाँ पर ऐसे ऐसे नेता पाए जाते हैं जो अपने लोगों को छोड़कर सात समुद्र पार या बाहर से लोगों के आए उनकी प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाते हैं, जबकि अपने लोगों के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ। बात यह आती है, अगर आप रोहिंग्यों की बात करते हैं विवेक जी, तो देखिए कि ये बीमारी आज की नहीं है। यहाँ पर जो ये चीजों का हुआ और ये डेलिबरेटली इन सब चीजों को बनाया गया है। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2008 से 10 के दशक के अंदर। सोचने की बात है कि कहां पर ये म्यांमार से उठकर आते हैं और कहां पर जम्मू है, और जम्मू ही क्यों पहुंचते हैं। है तो ये आईएसआई का सारा प्लान है, हम भी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन इस आईएसआई के प्लान के अंदर कौन कौन है जो इनके साथ इन्वॉल्व है, इसके ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है। और मैं जरूर चाहूंगा कि हर एक इंसान आपके इस चैनल को पूरी तरह से इस डिबेट को सुने, ताकि वो समझ पाए कि कितनी तरह से ये कॉन्स्पिरेसी के अंदर किस किस के हाथ मिले हुए और कौन है इसके अंदर जो ये षड्यंत्र बुन रहे हैं। मैं 2008-10 की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस समय यहां सरकार किसकी थी, लोग जानते हैं अच्छी तरह से किसकी सरकार थी। अब वेस्ट बंगाल चलते हैं, जहां से इनको रास्ता मिला अंदर आने का, वहां पर सरकार किसकी थी। ये पुराने टाइम का अगर आप देखें तो इंडी गठबंधन। अब सोचने की बात यह आती है कि वेस्ट बंगाल से जो ट्रेन पकड़ाई जाती है, उन्हें सिर्फ इतना बताया जाता है, जो इंसान ना हमारी भाषा समझते हैं, ना हमारी तरह वेशभूषा है, ना हमारी तरह उनके फीचर्स हैं, उनको यही चीज समझाई जाती है कि जहां ये ट्रेन आखिरी में रुकेगी वहां आपने उतर जाना है। और इसी कॉन्स्पिरेसी के चलते वहां से लोड किए गए और जम्मू के अंदर अनलोड किए गए, और उस समय की सरकारों ने इन्हें यहां पर पनाह दी। वो सरकारें जो हमेशा कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज, सबसे बड़ी शुरुआत तो आप लोगों ने यहां पर की। आपको ये सोचना पड़ेगा इन सब चीजों के अंदर कि इन सरकारों ने जब इन्हें यहां पर रखा तो यहां से तो 100-200 किलोमीटर की दूर पर बना टनल थी, उसको क्रॉस करके वहां भी ले जाते। इतना ही अगर आपको प्यार इनके लिए उमड़ गया है तो जरी उदारता दिखाते, अपने घर पे भी रखते इनको। जनाब, आपके लिए तो मेहमान है जो वहां से आए हुए हैं, तो इन मेहमानों को अपने घर पे भी रखते। हमारे जम्मू वालों की छाती पे मूंग डालने के लिए आपने क्यों धरा, इसका जवाब कभी देंगे ये लोग। और 2008 और 10 की जब मैं दशक की बात करता हूं, किसकी सरकार थी, वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार थी, ये लोग भली भांति जानते हैं। तो ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी ऑफ आईएसआई, और मुझे तो शक होता है कि सभी के सभी इसका पार्ट है, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब जब ये लोग यहां पर आ गए, यहां पर फल्ला फूलना शुरू हो गए, हमारे ही लोगों के बीच में मिक्स हो गए, यहां पर आके कार्रवाई तो अब देखें कहीं ना कहीं वो जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तो कार्रवाई करना ही पड़ती है। अब हम तो उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हर एक चीज को। लेकिन आज आप देखिए कि इतना पुराना जो प्यार था वो फिर से उमड़ गया, क्योंकि प्यार तो प्यार है जनाब, प्यार तो होगा, और वो उमड़ गया। जब सरकार ने कार्रवाई की, आपने कहा नहीं जनाब ये हमारे अपने हैं, तो ये आपके अपने हैं तो हम कौन है, हम बेगाने हैं, हमें भी बता दीजिए हम कौन है आपके। तो आपके लिए इतना प्यार अगर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री के मन में अगर इतना प्यार इनके लिए उभर जाता है, तो इसका प्यार आज का नहीं है, प्यार 2008-10 का है जनाब। बड़ा पुराना प्यार है, कोई नया प्यार नहीं है इसके अंदर। ये अचानक से प्यार नहीं उभरा, पुराना प्यार है इनका। अब उस प्यार के चलते ये जो लोग चीज कर रहे हैं आपके सामने है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, खासकर ये लोग जो अपने आप को मुसलमानों के खैर ख्वाह ठेकेदार समझते हैं, इनको बताना चाहता हूं जनाब, जरा चले जाइएगा कश्मीर के अंदर। पसमानदा मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा एक चंक है वहां पर, जिनको आपने कभी आज तक रियलाइजेशन ही नहीं होनी थी कि उनको कितने हक हकूक है सरकार की तरफ से, जो सबके सब ओबीसी में कवर होते हैं।
दम फकीर, हांजी वाला, शिकारा वाला, ये सब के सब उसके अंदर कई सारी ऐसी जो है वो उनके अंदर जातियां आती हैं। लेकिन आपने कभी अपने वाले मुसलमानों के लिए आपने नहीं सोचा। लेकिन जो वो वहां से उठकर आए जिन्हें के लिए वर्ड घुसपैठिया यूज किया, अगर बड़ा डेलिबरेटली मैं कहता हूं, बड़ा सही वर्ड अगर यूज किया गया, क्यों यूज किया गया है? इन्होंने तो उसके ऊपर भी हाय हल्ला की कि जिन्हें घुसपैठिया जो आप कहते हो, भाई साहब घुसपैठिया कहा गया जो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी परमिट के वो 7 समुद्र पार या 7 देशों के पार उठकर यहां पर आ गया। और वो यहां पर किसका हक खा रहा है? मेरे देश के मुसलमानों का हक खा रहा है। वो कोई भी गलत कार्रवाई करता है, बदनाम कौन होता है? मेरे देश का मुसलमान पर बदनाम होता है। तो अगर मोदी जी ने घुसपैठिया कहा तो क्या गलत कहा, मुझे बताएं सर? क्या ये घुसपैठिया नहीं है? अरे आप ही की भलाई के लिए इनको घुसपैठिया कहा गया और आप कहते हो जी हमें यहां पर मार किया जा रहा है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये खुद को जो मुसलमानों के खैरख्वाह समझते हैं, सबसे बड़े यही इनके दुश्मन है। अगर इनके इतने सच्चे होते तो देते ओबीसी को। कम से कम ये 17 से 18 अलग अलग जातियां हैं जो आती हैं, कश्मीर के अंदर ही आती हैं, जिनको ओबीसी के बेनिफिट मिलना चाहिए। उनका सोचे, छोड़िए इनको। ये तो जहां से आए हैं इनका इलाज कर लिया जाएगा। आपके पेट में जो दर्द हो रहा है वो अपने लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि वो जो 7 देशों से पार उठकर घुसपैठिए बनकर वेस्ट बंगाल से ट्रेन पकड़कर और जम्मू में आके अनलोड हो गए। हमें कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी पता है। वो जमाना चिट्ठी कबूतरों वाला जमाना नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आज डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया कुछ बोल रहा है, लोग अभी कभी गूगल करके पता कर लेंगे सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और जो आप बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो भी लोग निकाल के देख लेंगे। अभिजीत जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो नेता खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, एक सॉफ्ट कॉर्नर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के प्रति है, उनके शब्दावली में कहीं भी जो बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उस दिशा में कोई भी शब्द नहीं फूटा है। क्या डबल स्टैंडर्ड? देखिए, उनको क्या लेना देना? सबसे पहली बात तो उनको क्या लेना, उनको अपने जहां पर जो बेचारे पसमानदा मुस्लिम है उनके बारे में नहीं सोचते तो हमारा तो नंबर ही नहीं आता। हम तो बेचारे लाइन में ही नहीं है। तो जो लाइन में है, जो देख रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े नेता आज बन गए, इनको इतने इतने पोर्टफोलियो देखिए, हमारे पसमानदा की तरफ भी देखेंगे, उनकी तरफ नहीं देख रहे। हम तो बेचारे लाइन में ही नहीं है। हमारा तो ना सोचेंगे भी नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए। हम देख लेंगे हमारा क्या करना है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेंसी के तहत इनको यहाँ बसाया जा रहा है। और खासकर जो जो एरियाज हैं वो बिल्कुल वाइटल इंस्टॉलेशंस के पास हैं। अगर हम सुंजवा की अगर बात करें, 2-3 अटैक वहां पर हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी मदद से, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से कहीं ना कहीं जो आतंकियों को शेल्टर दिया जा रहा है, रियल टाइम एक्सेस और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कितनी बड़ी थ्रेट ये नजर आती है? देखिए, बिल्कुल थ्रेट तो है। पहले तो डेलिबरेटली वो पॉइंट को चुना गया जहां आपने प्लेस किया गया, वो जगह क्यों चुनी गई, आपको इसके ऊपर भी गौर फरमाना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग यहां से कितनी दूर है श्रीनगर? जब आप जम्मू पहुंच गए तो श्रीनगर जाने में क्या एतराज है? तो श्रीनगर क्यों नहीं गए? तो कॉन्स्पिरेसी तो हर सोची समझी साजिश है। अब हमारे जम्मू वालों को थोड़ा सा जो आंखें लेट खुलती हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं ये सबकी सभी थ्रेट आप ही के लिए क्रिएट की गई है। हम सब लोगों को जागना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट जागरूकता रखना पड़ेगी। ठीक है, सरकार को जो इंटरनेशनल इनके ऊपर अब जो इलीगल यहां पर घुसपैठिया बनकर आया उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कोई लीगलाइज्ड अगर कोई ऐसा है किसी के ऊपर है तो ठीक है, तो उसके लिए मापदंड कुछ और है। लेकिन जो इलीगल बिना किसी चिट्ठी, बिना किसी पत्र के, बिना किसी फरमान बात के यहां पर आकर पहुंच गया जनाब। और अभी मैं बताना चाहता हूं इसमें ऐसे ऐसे डेंजरस भी हैं जिनके पास आज पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। आधार कार्ड है उनके पास सारे के सारे। अब ये सब के सब लोग जो हैं, कल यहां कोई भी कार्रवाई ये घुसपैठिए करेंगे, बदनाम कौन होगा? मेरे देश का सच्चा मुसलमान बदनाम होगा। तो ये सोचना कहीं ना कहीं जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। ये इसके अगर आप ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी को देखेंगे, लॉन्ग टर्म में जो है ये आपके लिए भी घातक है जितना किसी हिंदू के लिए या सिख के लिए या ईसाई के लिए घातक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्र हित के प्रति ये घातक सिद्ध हो सकता है। देखें, राष्ट्र की जहां तक बातें आती है, राष्ट्र तो सभी से बनता है, सभी लोगों से इकट्ठा बनता है। और राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब यह है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। एक दूसरे का मतलब मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। और कोई भी चीज है उस पर हक जो है राष्ट्र के लोगों का बनता है, घुसपैठियों का हक नहीं बनता उस पर। आप आज क्या कह रहे हो, मेरे देश का पानी और बिजली काट कर मैं घुसपैठियों को दूं, तो आपकी कौन सी मानसिकता है भाई? अरे होश में आओ, क्या सोच रहे हो आप? क्या ये कौन सा आपने फरमान निकाला है? क्या आपको लगता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद राणा कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आउटलुक ही दोहरा रहे हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर अपीज करने का प्रयास किया जाए? देखिए, पुराना है। अगर आपको उनको पुराने भी मेंढर के बयान इनको याद होंगे, तब भी इन्होंने कहाँ की बात की थी। इस तरह की जब ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये अननेसेसरली इस तरह की बातें करते हैं। सबसे पहले ये सोचिए कि जिस देश में हम रहने वाले हैं उस देश के बारे में हमें बात करनी। जब हम इस तरह की बातें करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप किनको खुश करने के लिए बात करो। इससे खुश भी कोई नहीं होगा। अगर आपको लगता है 1 या 2 दिन की आप सुर्खियां बटोर लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए भी घातक है, क्योंकि देश
सभी लोगों से बनता है और देशवासियों से बनता है, घुसपैठियों से नहीं। इसके विपरीत परसों ही इल्तिजा मुफ्ती का एक बयान आया था, खासकर हिंदुज्म को लेकर की एक बड़ी बीमारी है, इसको इट शुड बी वीड आउट। किस नजरिए से देखते हैं? मानसिकता नजर आती है? बहुत बहुत दुर्भाग्य है, मैं कहना नहीं चाहता। स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो जब तक इस पार्टी को संभाल रहे थे तब तक कहीं ना कहीं इस पार्टी में अगर आप देखें तो वो सोच कुछ और थी, लेकिन उनके जाने के बाद जो दिशा इन लोगों ने पकड़ी है, और उस दिशा के अंदर आप देखें ये कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी किसी और की चीज बात करेंगे, आज ये दिशाहीन हो चुके हैं। और जब आप दिशाहीन होते हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इन्हीं की एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आपसे पहले पीडीपी का बड़ी फेवरेट पार्टी थी, आज पीडीपी का ये हाल क्या हुआ, ये भी दिशाहीन हो गए। तो जो जम्मू कश्मीर की किसी टाइम पे दूसरे नंबर की पार्टी थी, आज बिजबेड़ा तक सीमित होगी, क्योंकि ये भी दिशाहीन हो चुके हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने मंत्रियों के ऊपर लगाम नहीं लगाएगी, उन्हें अगर नहीं कसेगी, तो ये हाल आपका भी हो जाएगा जो आज पीडीपी का है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे हर एक इंसान के दिल के अंदर ये हिंदुस्तानी दिल है जो धड़कता है, और हुबले वतनी का जज्बा सबके अंदर ही है। वो मुसलमानों के अंदर भी है, हिंदुओं के अंदर भी है, सिख के अंदर भी है, ईसाई के। चंद लोग वो तो हर जगह आपको मिलेंगे, उन लोगों को साइड पे छोड़ दिए। लॉन्ग टर्म में ये गलत बात कर रहे हैं, और आज जिस तरह के बयान ये दे रही है, इनकी तो मानसिकता इस तरह की है। आप चले जाइए फिर पीछे 2008 का अमरनाथ लैंड रोड, अगर आपको याद होगा, उस समय भी क्या हुआ था, चंद श्रद्धालु बेचारे अपने सर छुपाने के लिए बालटाल में जगह ढूंढ रहे थे, महबूबा जी को पसंद नहीं आया, कैसे हिंदू आएगा यहां पर। अरे भाई साहब, हिंदू जो है वो अपने प्रभु शिव शंभू के दर्शन करने के लिए बेचारे को एक दिन की पनाह के लिए छत छुपाने की, सर छुपाने की छत अगर बालटाल में सरकार दे देती तो किस किस के पेट में दर्द होता मुझे बताए। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पर हम कैसे आ जाएंगे जी, ये कहां आ नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसे महबूबा मुफ्ती साहबा ने सिर से निकाल दिया, और जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीरी वर्सेस डोगरा, हिंदू वर्सेस मुसलमान करवाकर अमरनाथ लैंड रोड में कितने दिन बंद रहा, आपको याद है। बाद में अभी तक लोगों को समझ नहीं आया कि बात क्या थी। पूछ लीजिए आधे से ज्यादा लोग, ठीक है, सभी के सभी भाव में बैठ गए, लेकिन पता किसी को नहीं था। आज उनको पता लगा कि यार ये तो छोटी सी छत छुपाने की जगह के ऊपर महबूबा मुफ्ती साहिबा के पेट में दर्द हुआ, इसीलिए उन्होंने कर दिया। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा की सुपुत्री है, खानदानी राज आगे चल रहा है और खानदानी सोच भी आगे चल रही है, ये सोच तो इनकी है। और मुझे दुख होता है जब इनके प्रवक्ता, खासकर जो है, मैं उनको बोलूं, वो भी जब आके इनकी वकालत करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उनका, वो यहां पर आके इनकी वकालत करेंगे। आज देख लें जरा वो ये किस ओर चल रहे हैं और आप किस ओर बैठे हुए। चलते चलते बिल्कुल अंत में, क्या जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार है, बेशक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या दिल्ली की राह पर चलती हुई नजर आ रही है? एक फ्रिक्शन नजर आ रहा है सरकार में? देखिए, मुझे तो ये लग रहा था कि हम लाए थे तूफान से किश्ती निकालकर, इन्हें रखना चाहिए था उसे संभाल कर। यहाँ पर जब शुरुआत हुई, पहले दिन ही माननीय उपराज्यपाल जी ने पूरे का पूरा ब्यौरा दिया 5-6 साल का। उन्होंने बताया किस तरह से 1.17 या 1.23 की जीडीपी सीआर की लाख सीआर की जीडीपी को डबल किया गया। उन्होंने बताया J&K बैंक जो हजारों करोड़ का डेफिसिट दे रहा है, आज किस तरह से वो आपको प्रॉफिट देना शुरू हो गया। उन्होंने G20 की बात की, उन्होंने हर एक जो तरक्की की गई 8-8 टनलों की बात की, उन्होंने बात की किस तरह से आज 3 घंटे में आप जम्मू से कश्मीर, हमने तो तरक्की की बात की। इन्होंने क्या किया, अगले दिन कॉन्स्पिरेसी शुरू की, 370 की बात शुरू कर दी, उससे अगले दिन ये कुछ और ही करना शुरू हो गए। यानी कि इनकी मानसिकता नहीं बदली। अरे अब तो सोच लो आप कि कम से कम लोगों ने आप ही कहीं राहत की सांस पाई है। इन लोगों को आगे लेकर चले। हम तो कहते हैं एज ए जिम्मेदार अपोजिशन, हम तो कहते हैं चले जनाब इस कारवां को आगे लेकर चलते हैं। कितनी लाशें गिरी यहां पर, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कब्रों में दफन है, कितनी शमशानें भर गई मासूमों के खून के साथ, और ये लोग अभी भी वहीं पर लेकर जाना चाहते हैं। इनके एक नेता बोलते हैं 1953 से पीछे चले जनाब। तो मैं तो कहता हूं 1947 से भी पीछे चले जाए, फिर आपको पता लगेगा क्या था और क्या नहीं था। तो इस तरह की बातें जब करते हैं तो ये दुर्भाग्य आप समझिए, क्योंकि आपकी मानसिकता यहां से पता लगती है आप तरक्की करना नहीं चाहते हैं। फिर आपने लोगों को झूठे झूठे वादे किए हुए 200 यूनिट की फ्री बिजली देंगे। जब अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि उमर साहब मेरा बिल दे दीजिए, अगले दिन इनके प्रवक्ताओं ने लाइन चेंज कर दी, हमने तो GWS की बात की थी। तो बात ये आती है ना कि अब आप 12 सिलेंडरों की बात है तो 12 सिलेंडर कहां से देंगे? झूठे झूठे आपने वादा किए हैं, तभी आपने एक को लगा दीजिए आप 1953 से पीछे चलें। किसी को कहते हैं 370 की बात करें, किसी को कहते हैं जी पानी दे दें, बिजली दे दें घुसपैठियों को, किसी को आप कहते हैं कुछ और कर दीजिए। तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि जितनी तरक्की 5-6 साल के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, हमारी 60 साल के रिपोर्ट कार्ड के लिए इतनी तरक्की कराना हमारे लिए असंभव है। इसीलिए आप इस तरह की डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रहे हैं इस सब चीजों को डिरेल करने का। बिल्कुल, हमने क्या ये मान के चले कि जो सरकार है सिर्फ आश्वासन ही दे रही है और कहीं ना कहीं लोगों को, चाहे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की अगर बात करें, मिसलीड कर रही है जनता को। देखिए, इन खासकर कश्मीर बेस्ड पार्टियों को मुझे कोई इसमें कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है। इनकी आदत है एक आंख से देखने की, एक आंख ही से देखते हैं और एक आंख से भी प्रॉपर नहीं देखते हैं। एक आंख में भी इनको केवल अपने वाले ही नजर आते हैं, पसमानदा नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये फैमिली तो सारी की सारी एलीट फैमिलीज है। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ कश्मीर में, बताना चाहता हूं, वो सर्वे किया गया एक बड़े
होनहार काबिल डिवकॉम थे, उन्होंने जब सर्वे किया, सर्वे में पाया गया कि जितने लोग टेररिज्म एक्टिविटीज के साथ पाए गए 90% वो पसमानदा में से आते थे। अब ये जो एलीट वाले हैं ये उन पसमानदा को कभी नहीं चाहते आगे चले जाए। वहां पर भी एक आंख से देखते हैं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने जो तरक्की करवाई, जितनी जम्मू में हुई उतनी कश्मीर, हम दोनों आंखों से बराबर देखते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं 2000 रुपया केंद्र से आता है तो सलमा बेगम के खाते में भी आता है, गीता देवी के खाते में भी आता है, एम्स यहां तो वहां, IIT यहां तो वहां, हर एक चीज को बराबर किया गया। हमने तो कभी इनकी तरह एक आंख से नहीं देखा, लेकिन इनको एक आंख से देखने की आदत है, वो फिर से एक आंख से देख रहे हैं। और उस एक आंख से जब देखेंगे तो कश्मीर के लोगों को भी आज तो रियलाइजेशन हो ही जाएगा कि तरक्की 5-6 सालों में ही हुई है, इनके बस का रोग नहीं है। अभिजीत जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ कार्यक्रम में आए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और पार्टी के प्रवक्ता ठाकुर अभिजीत सिंह, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर प्रकाश डाला। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।